हेलो बच्चों। तो द लास्ट हमने अपने चैप्टर नंबर 8 में हमने प्रतिचुंबकीय पदार्थों को पढ़ा था। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ठीक है। तो हमने देखा था ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। और प्रतिकर्षण का मतलब क्या है कि जो अधिक तीव्रता वाले क्षेत्र से कहा जाते हैं कम तीव्रता वाले क्षेत्र की ओर विस्थापित होते हैं, इसे बोलते हैं प्रतिकर्षण। तो अधिक से कम की ओर विस्थापित होना यानी प्रतिकर्षित होना चुंबकीय क्षेत्र से, तो ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते थे। और इसके इन गुण को, ये जो गुण होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थों का, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिचुंबकत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रतिचुंबकत्व बोलते हैं, ठीक है। और फिर हम देखा था कि अगर हम प्रतिचुंबकत्व है उसकी हम परमाणु मॉडल के आधार पर व्याख्या करें, तो हमने देखा था कि जो प्रतिचुंबकत्व है वो उन पदार्थ के परमाणु में पाया जाता है जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, सम होती है। जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, सम। अब सम में क्या होता है, ये जोड़ा बना लेते हैं, ये पेयर बना लेते हैं। पेयर हमेशा विपरीत का बनता है। तो जैसे मान लो एक का चक्रण ऐसे, एक का चक्रण ऐसे, ठीक है। तो वे चक्रण गति का ज्यादा योगदान होता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होती है तो विपरीत चक्रण वाले, ये जो आपका चक्रण दिखाई दे रहा है, ये विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन मिलकर एक जोड़ा बना लेते हैं। तो ये इसके चुंबकीय गुण को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, ठीक है। लेकिन अगर अपन कोई चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करें, अप्लाई करें, कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करें, तो ये क्या करता है, ये एक की गति को तो मंद कर देगा। ये मान लो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट है, इसकी गति तो क्या कर दी, मंद कर दी। और इलेक्ट्रॉन सेकंड है, इसकी गति क्या कर देता है, त्वरित कर देता है। तो जिससे ये एक दूसरे के चुंबकीय गुण को नष्ट नहीं कर पाते और पदार्थ में नेट चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है, ठीक है। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था प्रतिचुंबकत्व के बारे में। तो आज के वीडियो में हम आगे चलते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि फैराडे ने चुंबकत्व के गुणों के आधार पर, मैग्नेटिज्म के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय। तो प्रतिचुंबकीय हम क्लियर कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अनुचुंबकीय पदार्थ का कंसेप्ट। तो हमारा हेडिंग यानी सेकंड नंबर क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ, ठीक है। इसे बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, अनुचुंबकीय पदार्थ यानी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। क्लियर है, तो नाम से क्लियर है, अनुचुंबकीय यानी अनुसरण करना, चुंबकीय क्षेत्र का अनुसरण करना। तो बच्चों अनुचुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं, वे चुंबकीय पदार्थ नाम से क्लियर है, जैसे था प्रतिचुंबकीय यानी चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित हो रहे थे। अनुचुंबकीय पदार्थ का मतलब है कि वो चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित हो रहे हैं। वे चुंबकीय पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से, वे चुंबकीय पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। अर्थात इनका जो विस्थापन होगा, इनका विस्थापन। अब आकर्षण का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो एक स्थान पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कम है, उसकी इंटेंसिटी कम है, और दूसरे स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की इंटेंसिटी यानी जो तीव्रता वो अधिक है। तो बताओ आकर्षण का मतलब क्या है, कम की तरफ जाना या अधिक की तरफ जाना। तो आप कहोगे कि आकर्षण का मतलब होता है जाना, जहां ज्यादा है वहां जाएगा, अब वो आकर्षण है। तो ये पदार्थ बताओ कहां से कहां जाएंगे, कम से अधिक तीव्रता की ओर। तो वे चुंबकीय पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होते हैं, अर्थात इनका विस्थापन कम तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र से अधिक तीव्रता वाले
अधिक तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र की ओर होता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन हो गई अनुचुंबकीय पदार्थ की? कि वे चुंबकीय पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। यानी अगर आप उन्हें किसी असमान चुंबकीय क्षेत्र में रख दो, यानी कहीं कम है चुंबकीय क्षेत्र का मान, कहीं ज्यादा है चुंबकीय क्षेत्र का मान, तो ये जो अनुचुंबकीय पदार्थ है वो ज्यादा वाले की तरफ विस्थापित होते हुए दिखाई देते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और ये जो गुण है, ठीक है, इस गुण को हम क्या बोलते हैं? ये जो इनका गुण है सर, तथा इस गुण को अनुचुंबकत्व कहते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं? अनुचुंबकत्व कहते हैं, पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं। ठीक है, ओके, तो इनके एग्जांपल ले देखो। एग्जांपल जैसे मान लो आपका सोडियम, ऑक्सीजन O2, कॉपर क्लोराइड, मैग्नीज। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल किसके हैं? अनुचुंबकीय पदार्थों के, और भी काफी सारे हैं। तो ये हो गया अनुचुंबकीय पदार्थ की डेफिनेशन। ठीक है, अब इनकी हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। कुछ गुणधर्म इनके हम देखें। गुण, पहला गुण देखो, अगर अनुचुंबकीय पदार्थ से बनी कोई छड़ है और उसे हमने एक चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया N, फिर क्या हो गया? S। अनुचुंबकीय पदार्थ से बनी छड़ को अगर अपन एक चुंबकीय क्षेत्र में लटकाते हैं तो वो छड़ घूमकर चुंबकीय क्षेत्र के बिल्कुल क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। ये कोई अनुचुंबकीय पदार्थ की छड़ है, अनुचुंबकीय छड़। ठीक है, अगर हमने किसी इसे चुंबकीय क्षेत्र में हमने इसे लटकाया, चुंबकीय क्षेत्र कहां है भाई? N2S की ओर है, तो देखते हैं कि जो छड़ है वो चुंबकीय क्षेत्र की क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है, यानी उसके अक्ष के क्या हो जाती है? अनुदिश हो जाती है, क्योंकि वहीं सबसे ज्यादा क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, सेकंड बात हम कर लेते हैं। अगर अनुचुंबकीय पदार्थ को अपन चुंबकीय क्षेत्र में लटकाते हैं तो जो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या है, देखो ये मैंने छड़ को लटका दिया, तो ये मानो N हो गया, ये S हो जाएगा, ये S है तो क्या हो जाएगा? N हो जाएगा। तो अब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या जो है बच्चों, वो पदार्थ के अंदर ज्यादा होती है और द्रव्यमान में क्या होती है? कम होती है। अनुचुंबकीय पदार्थ के अंदर जो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या है वो ज्यादा है निर्वात की तुलना में। ठीक है, और प्रतिचुंबकीय में क्या था? यहां लंबवत हो जाती थी चुंबकीय क्षेत्र में घूमकर, और यहां पर जो बल रेखाओं की संख्या है वो निर्वात में ज्यादा होती थी बजाय पदार्थ के। तो अनुचुंबकीय पदार्थों में ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो ज्यादा गुजरती हैं, मीडियम में ज्यादा बल रेखाएं हैं बजाय किसके? पदार्थ के। निर्वात में कम है और पदार्थ के अंदर ज्यादा है। ठीक है, और हम विस्थापन वाला भी देखते हैं। जैसे मान लो हमने किसी अनुचुंबकीय पदार्थ को दो पास पास स्थित चुंबकीय ध्रुवों के मध्य रखा। ठीक है, N और ये S, तो यहां दोनों पास पास है ध्रुवों के निकट, यानी इसके मध्य भाग में क्षेत्र अधिक है। तो सपोज करो हमने किसी अनुचुंबकीय पदार्थ को इसमें रखा,
ठीक है, तो यहां आपको पता है ये पास पास है तो यहां क्षेत्र ज्यादा है, तो देखा जाता है कि जो अनुचुंबकीय पदार्थ है वो बीच में से ऊपर उठ जाएगा और ये साइड से नीचे दब जाता है। ये मान लो कि 11 हमारे पास अनुचुंबकीय पदार्थ से बना कोई पदार्थ, तो ये वाली स्थिति हो जाती है, यानी इनका जो विस्थापन है वो कहां होता है, अधिक तीव्रता की ओर। तो मध्य भाग से ऊपर उठ गया, मध्य से तो उठ गया और किनारों पर से तो वो दब गया, यानी जो विस्थापन हुआ अनुचुंबकीय पदार्थ का वो कहां हुआ, कम तीव्रता से अधिक तीव्रता की ओर। ठीक है, अगर हम किसी अनुचुंबकीय पदार्थ को इस प्याली में रखते हैं तो जहां क्षेत्र ज्यादा है वहां ही ज्यादा आ जाता है, तो मध्य में क्षेत्र ज्यादा है तो वो ज्यादा इकट्ठा हो गया, और साइड में क्षेत्र कम है तो वहां संख्या या मात्रा क्या है, कम है। अगर मान लो हम ध्रुवों को दूर दूर कर दें, मान लो हमने ध्रुवों को दूर दूर कर दिया एन, क्या हो गया एस, ध्रुवों को अगर मैं दूर दूर कर दिया बच्चों, तो हम दूर दूर करेंगे तो मध्य भाग में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मध्य भाग में जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है वो कम हो जाएगा, तो मध्य भाग से तो नीचे दबेगा, और ये ध्रुवों के निकट क्षेत्र ज्यादा होगा तो यहां से ऊपर उठ जाएगा। तो इस तरह देखो, यहां से तो ऊपर उठ जाता है और मध्य भाग से नीचे हो जाता है। तो देख रहे हैं यहां तो ये नीचे हो गया दबाव और ये उठ गया ऊपर, ये हमारा कोई लवण है मान लो, क्लियर है। तो आप जैसे दूर कर दिया तो यहां क्षेत्र कम है, क्षेत्र कम होने पर यहां से पदार्थ चला गया कहां की ओर, अधिक तीव्रता की ओर, तो यहां से तो ऊपर उठ गया और मध्य भाग से क्या हो गया, कम हो गया। तो ये से क्या हो गए गुण हमने देखे, 3 इसकी प्रॉपर्टी देखी। अब वही कि अनुचुंबकत्व का परमाणु मॉडल क्या कहता है। तो अनुचुंबकत्व की व्याख्या हम किस तरह करेंगे, अनुचुंबकत्व की व्याख्या अनुचुंबकत्व की व्याख्या, तो सबसे पहली बात यह है कि अनुचुंबकत्व का गुण उन पदार्थ के परमाणुओं में पाया जाता है जिनमें ऐसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है जिनका चक्रण एक दिशा में हो। तो क्या लिख सकते हैं, जिनमें, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, बाकी आपको पीडीएफ में सब थ्योरी मिल जाएगी। तो अनुचुंबकत्व का गुण उन परमाणुओं में पाया जाएगा जिनमें समान चक्रण वाले, जिनमें समान चक्रण वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो। जिनमें समान चक्रण वाले इलेक्ट्रॉनों की क्या हो, अधिकता हो। तो समान चक्रण होगा बच्चों तो क्या होगा, अभी एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को नष्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अणुचुंबकीय पदार्थ है, अणुचुंबकीय पदार्थ का जो प्रत्येक परमाणु है तो हर परमाणु चुंबक होता है। पदार्थ में बहुत सारे परमाणु हैं, तो अणुचुंबकीय पदार्थ का प्रत्येक परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण होता है। अणुचुंबकीय पदार्थ का जो प्रत्येक परमाणु, अणुचुंबकीय पदार्थ के प्रत्येक परमाणु का क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण होता है। ठीक है, हर परमाणु एक नन्हे चुंबक की भांति व्यवहार करता है। प्रत्येक परमाणु एक नन्हा चुंबक, यानी छोटा चुंबक है, टेढ़ी मैग्नेट बोल देते हैं, टेढ़ी मैग्नेट, नन्हा चुंबक की भांति व्यवहार करता है।
ठीक है। तो हमने सीखा कि अनुचुंबकीय जो अनुचुंबकत्व है वो उन परमाणु में पाया जाता है, उन पदार्थ के परमाणु में पाया जाता है जिनमें समान चक्रण वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को नष्ट नहीं कर पाते, यानी प्रत्येक परमाणु, हर परमाणु एक चुंबकीय आघूर्ण रखता है, यानी हर परमाणु एक चुंबक की भांति क्या करता है, व्यवहार करता है। लेकिन अगर आपने कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाया, चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, ये जो टेढ़े मैग्नेट होते हैं इनका जो संरेखन है वो अनियमित होता है। अभी मैं चित्र बना के बताऊंगा क्या होता है बच्चों, अनियमित होता है। जैसे मान लो हम एक चित्र बनाए, अनुचुंबकीय पदार्थ में जो प्रत्येक परमाणु है वो चुंबक तो है, लेकिन फिर भी नेट चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, 0। इसका कारण ये है क्योंकि जो पदार्थ है उसमें जो परमाणु है, जैसे मान लो हमने इस तरह, मैं इस तरह शो कर रहा हूं कि ये चुंबकीय आघूर्ण इसका इस तरफ, इसका मान लो इस तरफ, इसका इस तरफ, इसका मान लो इस तरफ, इसका इस तरफ है। तो इस तरह आप देख रहे हैं जो चुंबकीय आघूर्ण है वो किसी एक निश्चित दिशा में नहीं है। तो हर परमाणु चुंबकीय आघूर्ण रखता है, हर परमाणु मैग्नेटिक मोमेंट रखता है, लेकिन जो नेट चुंबकीय आघूर्ण है वो क्या होता है, 0। नेट जो चुंबकीय आघूर्ण होगा वो क्या होगा, 0, क्योंकि यहां पर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, 0। हमने जब तक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाएंगे तब तक इस पदार्थ में कोई चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न नहीं होगा। तो ये जो गति होती है, हर परमाणु में, जो परमाणु आपके पास है उसमें ऊष्मीय विक्षोभ होता है। मान लो कोई गैसीय परमाणु है तो उसमें ऊष्मीय विक्षोभ है, ठीक है, एक एगिटेशन हमें मिलता है। कोई ठोस है तो उसमें कंपन गति हो रही है, तो ऊष्मीय विक्षोभ के कारण, थर्मल एगिटेशन, थर्मल एगिटेशन, ऊष्मीय विक्षोभ के कारण ये अनियमितता होती है। कि जो चुंबकीय आघूर्ण है, चुंबकीय द्विध्रुव है, वो एक अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। तो नेट चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, 0। तो जब तक आप कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाओगे तो ये जो अनुचुंबकीय पदार्थ है इनका कोई चुंबकत्व नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आपने चुंबकीय क्षेत्र लगाया, आपने चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करा, इस तरह हमने मान लो कोई मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र 0 नहीं है, डज नॉट इक्वल 0, ये हमारा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है जो हम एक्सटर्नल लगा रहे हैं, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र। तो अब क्या होगा, इन सभी जो छोटे छोटे चुंबक है इन पर फोर्स लगेगा और सभी जो चुंबकीय आघूर्ण है, चुंबकीय द्विध्रुव है, वो एक ही दिशा में क्या हो जाते हैं, संरेखित हो जाते हैं। इस तरह ये जो टिनी मैग्नेट है, जो नन्हे चुंबक है, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाते हैं बच्चों, संरेखित हो जाते हैं। समझ रहे हैं आप, क्लियर है। तो अब जो नेट चुंबकीय आघूर्ण है वो 0 नहीं होता, यानी इसमें अब नेट चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। तो जब तक आप कोई क्षेत्र नहीं लगाते हो तो इन चुंबकीय आघूर्ण या चुंबकीय द्विध्रुव यादृच्छिक रूप से व्यवस्थित होते हैं, तो नेट चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, 0। जैसे आप क्षेत्र लगाते हो, क्षेत्र बढ़ाते हो, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाते हो, आरोपित करते हो, तो इन सभी चुंबकीय डाइपोल पर ये जो छोटे छोटे मैग्नेट हैं इन पर फोर्स लगता है, वो अपने आप को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या कर लेते हैं, संरेखित कर लेते हैं। इससे इनमें नेट चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, अनुचुंबकीय पदार्थ हमने जो पढ़ लिया है अभी, इनका जो चुंबकत्व है बहुत धीमा होता है, बहुत कम होता है, यानी कि जो इंटेंसिटी होती है बहुत कम होती है, ठीक है। ताप का प्रभाव इन पे पड़ता है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर के कारण इनका चुंबकत्व भी कम होता है। प्रति चुंबकत्व पर टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अनुचुंबकत्व पर टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है, चुंबकीय प्रवृत्ति का मान इनका कम हो जाता है टेम्परेचर के कारण। तो चुंबकत्व होता तो यानी बहुत कम होता है। देखिए इसमें एक बात और समझे आप, देखो अनुचुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकीय तीव्रता होती है, आई जो होती है, वो आरोपित चुंबकीय क्षेत्र और इस परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आरोपित चुंबकीय क्षेत्र के तो क्या होती है, समानुपाती, जो अपने फील्ड अप्लाई किया है उसके तो समानुपाती, और जो टेम्परेचर है उसे क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो चुंबकन तीव्रता क्या होती है, कम होती है।
तो बच्चों यहाँ एक कांस्टेंट आता है I इज इक्वल टू CBT, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, तो C को बोलते हैं क्यूरी कांस्टेंट यानी क्यूरी नियतांक। क्यूरी एक वैज्ञानिक का नाम था। C को हम क्या बोलते हैं? क्यूरी नियतांक। तो आप जानते हो चूंकि B इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू नॉट H। तो अब B की वैल्यू रखिए, देखो समीकरण 1 में, समीकरण 1 से, तो I इज इक्वल टू C, B की जगह मैंने पुट कर दिया म्यू नॉट H अपॉन T। तो यहां से आप देख रहे हैं कि I अपॉन H इज इक्वल टू आ गया C म्यू नॉट अपॉन T, ठीक है। तो यहां से देखो मैं यहां लिख रहा हूं कि I अपॉन H होता है काई। I अपॉन H क्या होता है? काई, ठीक है। I इज इक्वल टू काई H होता है, तो I अपॉन H क्या हो गया? काई। तो काई इज इक्वल टू C म्यू नॉट अपॉन T। अब बच्चों देखो C क्यूरी नियतांक है, म्यू नॉट आप जानते हो निर्वात की चुंबकशीलता होती है, निर्वात की चुंबकशीलता। म्यू नॉट क्या होती है? निर्वात की चुंबकशीलता। तो दोनों कांस्टेंट है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं काई इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन T, ठीक है, क्योंकि प्रोपोर्शनल मैंने लगा दिया, कांस्टेंट को हटा दिया। तो जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है अनुचुंबकीय पदार्थ की, वो उसके परम ताप के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। अनुचुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, वेरी इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, काई समानुपाती 1 अपॉन T, यानी चुंबकीय प्रवृत्ति का मान परम ताप के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे बोलते हैं क्यूरी का नियम, क्यूरी नियम, क्यूरीज लॉ। क्या बोलते हैं इसको? क्यूरी का नियम। कि अनुचुंबकीय पदार्थ, ये केवल किसके लिए बात कर रहे हैं हम? अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए, ठीक है। प्रति चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती है। अनुचुंबकीय पदार्थ की बात हम कर रहे हैं कि अनुचुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो उसके परम ताप, पदार्थ के परम ताप के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। ताप बढ़ा होगी, चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होगी? कम हो जाएगी। यानी ताप को कम करके, टेम्परेचर को कम करके, अगर आपको I को बढ़ाना है तो आपके पास दो रास्ते हैं, T को कम करो और V को बढ़ाओ। परम ताप को कम करो, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाओ, तो चुंबकन तीव्रता का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो काई इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन T, इसे बोलते हैं क्यूरी का नियम, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने सीखा अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है और हमने अनुचुंबकत्व की परमाणु मॉडल के आधार पर व्याख्या भी की। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगले वीडियो में, थैंक यू।